नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की लगातार जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 20 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, इसमें आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्वारेजिया का मिश्रण होता है इसका जो उपयोग होता है सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, सोने को शुद्ध करने के लिए एक्वारेजिया या रॉयल वाटर नाम के रासायनिक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो मिश्रण है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1921 में इन तीन बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। तो 1921 वर्ष भी आप याद रखिएगा। तथा आगे चलकर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में जो है एसबीआई की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आगे चलकर जो इंपीरियल बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में जो है एसबीआई की स्थापना की गई। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2024 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो भोपाल गैस त्रासदी थी यह कब घटित हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या था? तो एक कीटनाशक संयंत्र था भोपाल में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। आप याद रखिएगा, जो कीटनाशक संयंत्र था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसी से जो है एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी गैस के रिसाव के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसी को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और यह जो त्रासदी है यह 3 दिसंबर 1984 को जो है हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है और कौन सी गैस रिसाव हुआ था उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह एक अत्यंत जहरीली गैस थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। और कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला को जो है भौगोलिक संकेतक मिला है? यानी कि घरचोला एक पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद है। ये इसको जो है जीआई टैग दिया गया। तो यह किस राज्य का उत्पाद है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है गुजरात का पारंपरिक हस्तशिल्प है जिसको जीआई टैग दिया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? गुजरात का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यह एक घरचोला जो एक साड़ी है, इसे आप याद रखिएगा। यह एक साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है इसके पहले भारतीय निदेशक पूछे गए हैं कि कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सीवी रमन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा दिल्ली में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? दिल्ली में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश का यह दूसरा शासक था इल्तुतमिश, इसी के द्वारा जो है
इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में मेखगोंग फेस्टिवल 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? मेखगोंग फेस्टिवल 2024 जो है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, मेघालय राज्य में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय के गारो हिल्स में जो है इस फेस्टिवल के, इस त्यौहार के चौथे जो है संस्करण का जो है आयोजन किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर को लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार लाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप याद रखिएगा। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आपने कई बार अक्सर सुना होगा कि इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, अंतिम अधिवेशन कौन सा था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, इसी में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसके बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 का था, इसमें भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, आप लोग याद रखिएगा, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने हेतु जो है निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का रंग पीला होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा लौह अयस्क है जिसका रंग पीला होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। आप लोग याद रखिएगा, जो लिमोनाइट लौह अयस्क होता है, इसका जो रंग होता है यह पीला होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चारों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सभी आपके लौह अयस्क के एग्जाम्पल, यानी कि 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये चारों लौह अयस्क हैं, लेकिन इसमें से जो लिमोनाइट है इसका जो रंग होता है यह पीला होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसमें से जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है यह सबसे उत्कृष्ट किस्म का लौह अयस्क माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छा जो लौह अयस्क होता है वह मैग्नेटाइट होता है और इसका जो रंग होता है यह काला होता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो हेमेटाइट होता है यह दूसरा सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क होता है तथा यह जो है लाल रंग का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हेमेटाइट जो है लाल रंग का होता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो सीडेराइट होता है यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है और सीडेराइट का जो रंग होता है यह भूरा होता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी का जो उद्गम है
महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको बताना है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है यह किस वर्ष में चालू की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड है यह 1974 से लेके 1979 तक था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लेकिन यह जो योजना थी यह एक वर्ष पहले ही बंद कर दी जाती है, यानी कि 1978 में जो इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसी समय इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और नई सरकार बनती है जनता पार्टी की। तो एक वर्ष पहले ही इस योजना को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका तो टाइम पीरियड एक्चुअल था 1974 से लेकर 1979 तक, लेकिन यह चलती कब तक है, 1974 से लेकर 1978 तक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। निम्न में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। वह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, आपसे पूछा गया है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैयद वंश की स्थापना करी गई थी खिज्र खां के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद वंश का शासन था दिल्ली पर कब तक, तो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंश में यह चौथा वंश था। सैयद वंश पहले किसने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश के बाद कौन आते हैं, तो गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी। खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद चौथे नंबर पे आता है सैयद वंश। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सैयद वंश का जो शासन था यह 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है जो मैंने प्रश्न में पीछे बताया था, डिस्कस किया था कि सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आता है आपका सैयद वंश। तथा इस वंश ने जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ मतलब सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, सूर्योदय से पहले और अस्त होते समय जो सूर्य हमें लाल है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इनमें से कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आपको पहचान करना है कि इनमें से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र। इनके बारे में आप याद रखिएगा, बुध और शुक्र के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बुध और शुक्र। इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ग्रेप्स यानी कि अंगूर में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था। आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनके द्वारा जो है डायनामाइट का किस वर्ष में आविष्कार किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1867 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर जो है प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था 1867 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 22, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है।
ग्रीन गोल्ड किसको कहा, मतलब किसको कहा जाता है, आपसे पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिएगा, इसमें से किसे जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांस को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बांस को जो है ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गणतंत्र दिवस 2025 की यहाँ पे थीम पूछी गई है कि क्या है। बेहतरीन प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम आपसे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विकास और स्वर्णिम भारत विकास, विरासत और विकास। यह जो है गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हाल ही में जो हमारा मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसी के द्वारा जो है सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेहतरीन प्रश्न है, आपसे पूछा क्या गया है कि जो सिद्धू और कान्हू थे इनके द्वारा जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह। आप लोग याद रखिएगा, जो संथाल विद्रोह था इसका जो नेतृत्व था यह किसके द्वारा किया गया था, तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह जो विद्रोह है इसको जो है हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम जो है हूल विद्रोह भी कहा जाता है इसको, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो विद्रोह है 1855-56 के मध्य हुआ था, जिसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे जोन उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, इटली के रोम शहर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इटली का जो रोम शहर है यहीं पर आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोदा बेटा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोडा बेटा है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। आपको बताना है कि जो पाणिनि है इनके द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है, इसमें से बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई है। ये पुस्तक काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो पाणिनि है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक जो है व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसमें से कौन सी ट्रॉफी है जिसका संबंध फुटबॉल से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोवर्स ट्रॉफी यानी कि रोवर्स कप जो है इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं जो है परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 2024 में इसका आयोजन किया गया था बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। इसके किस शहर में, तो ब्रुसेल्स शहर में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। इंद्रधनुष की रचना जो है किससे होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से जो है इंद्रधनुष की रचना होती है। तो इंद्रधनुष की रचना में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी। दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? अफ्रीका की वह कौन सी झील है जिससे होकर विषुवत रेखा पार करती है, विषुवत रेखा गुजरती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो विक्टोरिया झील है इसी से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिलजी वंश का यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो जलालुद्दीन खिलजी था इसी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो खिलजी वंश था इसने कब से कब तक राज किया था? 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का शासन रहता है दिल्ली पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मांडू के हिंडोला महल का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मांडू का की जो लोकेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ का जो हिंडोला महल है इसका जो निर्माण है करवाया गया था हुसंग शाह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे? तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 40 था उसको हमने 20 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका अगला प्रैक्टिस सेट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।